Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing ARK 9. Dear all, we are going to start the next part of international listing. जी हाँ, हमने अभी तक जो बात किया था बेनिफिट्स के बारे में बात किया था, इसके अलावा हमने बात किया था कि आप एक्सजेक्स पे लिस्टिंग कैसे कराएंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत प्रोबेबल है। ऑलराइट, मैंने जैसे बताया भी था 2019 में ICSI ने पूछा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वापस कभी नहीं आएगा, आ सकता है, क्योंकि सिंगापुर एक्सचेंज को लेके ना बहुत ज्यादा एक टॉपिक ऐसा है, इन प्रैक्टिकली बहुत पॉपुलर है। अब व्हाट, ये काफी हद तक देखा जाए तो अभी लेटेस्ट 2020-21 के अंदर जब एक कोलैबोरेशन हुआ किसके बीच, जी हाँ, XGX एंड NSE के बीच में, तो XGX निफ्टी को लेकर भी कहीं ना कहीं टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। सो इससे पहले वाले पार्ट में SGX की कैसे लिस्टिंग करा जाएगा, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, MOG के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, सारी ऑप्शन हमने डिस्कस की हैं। ऑलराइट, अब इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैटलिस्ट के ऊपर लिस्टिंग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मेरा अपना एक्सपीरियंस कह रहा है कि इस बार ICSI आपसे पूछ सकता है कि कैटलिस्ट पे लिस्टिंग कैसे होगा, बट मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, मेरी इंटेंशन यहां पर यह नहीं है कि सिर्फ आप यही पढ़ के जाएं और बाकी कुछ ना पढ़ें। अभी मौका है तो थोड़ा स्टडी कीजिए, मॉड्यूल से कीजिए। जी हाँ, मॉड्यूल से ही कीजिए, याद रखिएगा मॉड्यूल से ही पढ़ना है। अभी मजे का बात है, बहुत सारा स्टूडेंट जो कि हमें ज्वाइन किया वो बोलता है कि सर ये क्वेश्चन तो सर ICSI ने आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं है, आपके मॉड्यूल में ही सब कुछ है। अगर आप किसी के नोट्स पढ़ रहे हैं तो उस नोट्स को चेक कीजिएगा कि वो थॉरोली कवर कर रहा है, नहीं कर रहा, एकेडमिक सिलेबस को नहीं कर रहा है, फिर बता दूं मॉड्यूल से ही पढ़ो। नोट्स में लिखा हुआ है, किसी फैकल्टी ने नोट्स दिए, नोट्स पढ़ लो, बट अपना मॉड्यूल को साथ के साथ पढ़ो। ऑलराइट, नहीं तो बाद में रिजल्ट में दिक्कत आएगा, एग्जाम खराब हो जाएगा, खामा का 6 महीने का है ना, समझ रहे हो ना, बैंड बच जाएगा, नेक्स्ट 6 मंथ तक वेट करोगे। खैर, आई होप यहाँ ऐसा आप नहीं करेंगे और हम लोग ऐसा करने देंगे नहीं। मतलब हमारा इंस्टीट्यूट अगर करेगा डील तो सिर्फ मॉड्यूल से ही पढ़ाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा एकेडमिक के अलावा मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बताऊंगा। जैसे कि आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, डियर ऑल, हम लोग बात करेंगे ना, हम बात कर रहे हैं कैटलिस्ट पे लिस्टिंग की। सर कैटलिस्ट पे लिस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट हम वही एस्पेक्ट्स फॉलो करेंगे, बस यहाँ खास फर्क जो आने लग जाएगा, याद रखिएगा रिक्वायरमेंट से भी फर्क आएगा। लेकिन जब हम बोल रहे हैं ना कैटलिस्ट पे लिस्टिंग की, यू नो व्हाट, आपकी कंपनी को ना, मान लीजिएगा हम बात की, आपकी कंपनी जो कि इंडियन कंपनी है और वो चाहती है लिस्ट होना कहां पर, कैटलिस्ट पे। तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कैटलिस्ट पे लिस्टिंग के लिए जो ग्रोइंग कंपनीज हैं वो कैटलिस्ट की लिस्टिंग के लिए जाती हैं, जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं वो जाती हैं मेन बोर्ड पर। ये हमने छोटा सा बात पहले भी खूब बार बता दिया है। जब कैटलिस्ट वाली कंपनीज, जी हाँ, जो कंपनीज कैटलिस्ट पे लिस्ट होंगी उनके लिए याद रखिएगा स्पॉन्सर्स के थ्रू ही वो जा सकती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था स्पॉन्सर बेसिकली होता कौन है। देखो, स्पॉन्सर होता कौन है, स्पॉन्सर बेटा एक कंपनी है जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल कंपनी है। क्या बोल रहे हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल कंपनी। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्वालिफाइड प्रोफेशनल कंपनी का मतलब क्या है। प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, एक्सजेक्स के ऊपर एक ऑफ कोर्स डेटा पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूं, एक्सजेक्स की वेबसाइट पे जाएंगे डेटा पूरा मिल जाएगा। ये कंपनीज है बेटा, ठीक है, कंपनीज है और एक कंपनीज एक्सजेक्स से ऑथराइज्ड होती हैं। वापस बोल दूं, ये कंपनीज जो कि क्वालिफाइड प्रोफेशनल कंपनीज हैं, ये एक्सजेक्स से ऑथराइज्ड होती हैं और इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली आपको ना कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड एडवाइजरी सर्विसेज देती हैं। अब सर एडवाइजरी सर्विसेज क्या है आप समझेगा, आप सिंगापुर में बिजनेस करने जा रहे हैं, मतलब आप लिस्टिंग करने जा रहे हैं अपनी सिक्योरिटीज को, तो आपकी कंपनी को सिंगापुर के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को भी देखना पड़ेगा। सर कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ गए, आपको हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि वहां पर MAS, मैंने पहले बता रखा आपको, MAS मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जो कि वहां का सेंट्रल बैंक है और याद रखिएगा फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने अपने कुछ कायदे कानून बताए हुए हैं। XGX के अपने खुद के रूल्स हैं। अब ये रूल्स आप तो नहीं जानते हो, और क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल कंपनीज हैं जिन्हें हम यहाँ पे बोल रहे हैं स्पॉन्सर, बोलिएगा क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्पॉन्सर जो है जैसे मैंने बताया क्वालिफाइड प्रोफेशनल कंपनी है। सर आप कितनी बार रिपीट करेंगे, इसलिए बोल रहा हूं, जो बंदा पहली बार टॉपिक सुन रहा है, पहले नहीं पढ़ा है, बार बार सुन के उसको ये कीवर्ड्स याद हो जाएं। ऑलराइट, सो क्वालिफाइड प्रोफेशनल कंपनीज जो कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्पॉन्सर का रोल प्ले कर रही है, स्पॉन्सर का रोल प्ले कर रही है। अब याद रखना, जब मैं स्पॉन्सर का यहाँ बात कर रहा हूं तो मैं कहना चाह रहा हूं वो आपको फैमिलियर करेगा विद द एक्सजेक्स रूल्स, एक्सजेक्स के रूल्स का फैमिलियर करेगा। तो ये आपको क्या सर्विसेज देने वाला है, पक्के से याद कर लो अच्छे से, ये आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कंप्लायंस एडवाइजरी
सर्विसेज देगा। कौन सी देगा? एडवाइजरी सर्विसेज। अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्या करेगा स्पॉन्सर? आपको कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस की, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स बताए गए हैं, किसने एग्जिस्टिंग रूल्स बताए, इनको भैया फॉलो करना जरूरी है। ऑलराइट, तो एक तो कब करना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, फिर उसके बाद में कंटिन्यूस लिस्टिंग को ऑब्लिगेशन रहेंगे। जी आपने जैसे इंडिया में हम कॉन्सेप्ट देखते हैं LODR ना, वैसे ही यहाँ पर एग्जिस्ट के रूल्स हैं जो एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग आपको फॉलो कर रहे हैं, फिर लिस्टिंग हो जाने के बाद भी कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग इसी स्पॉन्सर का नेम होता है फुल स्पॉन्सर, याद रखिएगा, फुल स्पॉन्सर। एंड आफ्टरवर्ड, अगर आप क्या चाहते हैं, जब आपकी लिस्टिंग हो गई और आपको एडवाइजरी सर्विसेज जो देते रहेंगे, कंप्लायंस एडवाइजरी सर्विसेज, वो स्पॉन्सर देंगे, इसी का नाम हो जाएगा कंटेनिंग स्पॉन्सर। देखिएगा, आइएगा, अब जब यहां हम देख रहे हैं, मैं नॉलेज के लिए ऐड कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए चीजें ना, याद रखिएगा। जब हम इनकी बात करेंगे तो ये जब हम कंपनीज यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, जैसे क्या ये कंपनीज हैं, ये बेसिकली कंपनीज जो हैं, इन कंपनीज को याद रखिएगा। देखिए, कैटलिस्ट स्पॉन्सर डिटेल्स। अब ये DBS बैंक लिमिटेड, आप जैसे इंडियन कंपनी मान लीजिएगा, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप सिंगापुर में अपनी अपनी कंपनी सिक्योरिटीज लिस्ट कराना चाहते हैं, तो आप DBS बैंक की सर्विसेज ले सकते हैं। या आपको वहां पर किस दो तरह की सर्विसेज देगा, वो के रटा दूंगा, दिमाग में उठा दूंगा। पहली कॉर्पोरेट फाइनेंस की सर्विसेज एंड दूसरी कंप्लायंस एडवाइस सर्विसेज। अब यहां आपको स्पॉन्सर से आपने कांटेक्ट कर लिया। अब देखो ध्यान से, एक एक स्टेप को हाथ में रख के चलेंगे हम, ठीक है? ठीक है सर। अब क्या होगा, ये आपके लिए, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए कोड किया हुआ है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं उसको, पहले क्लियर कर दूं DBS को, ठीक है? मैं यहां कह रहा हूं, अब आपने इनको पॉइंट कर लिया, अब ये आपकी एप्लीकेशन, लिस्टिंग एप्लीकेशन को प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे और साथ के साथ आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ना कुछ और प्रोफेशनल्स को भी हायर कर लें। वो प्रोफेशनल जनरली कौन होंगे? जैसे पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसीज हैं, ठीक है, लीगल एडवाइजर्स हैं, ठीक है, वो आपको यहां पर एडवाइस करेगा कि आप उन्हें भी अपॉइंट करें। तो ये रिकमेंडेशन होगी इसकी। फिर क्या होगा सर, यही आपकी एप्लीकेशन कैटलिस्ट पे ही अपलोड की जाएगी और पब्लिक कमेंट के लिए रखी जाएगी। पब्लिक कमेंट, और याद रखिएगा एडजस्ट के रिव्यू। पब्लिक कमेंट को एटलीस्ट आप यहाँ पे 14 डेज के लिए इसको लॉन्च कर देंगे, मतलब कैटलिस्ट पे उसको आप अपलोड करेंगे कैटलिस्ट की वेबसाइट पे। जब 14 डेज बाद जब पब्लिक कमेंट रिसीव हो जाएंगे और कैटलिस्ट ने अगर कोई चेंजेस सजेस्ट किए हैं, तो उसको याद रखिएगा कंसीडर किया जाएगा। उनको कैरी आउट करने के बाद में फाइनल लिस्टिंग कराई जाएगी और फाइनल लिस्टिंग के बाद में याद रखिएगा यहां पर अलॉटमेंट स्टार्ट होगा, मतलब एलिजिबल जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें फर्दर अलॉटमेंट किया जाएगा एंड ट्रेडिंग कमेंस कर दी जाएगी। वैसे तो मैंने जैसे बोला है ना, भी प्रोसेस इतना इजी नहीं होता प्रैक्टिकली, ऑलराइट, बट अभी एकेडमिक लेवल पे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, बट प्रैक्टिकली इतना क्विक नहीं होता है। देखिएगा, जैसे यहां तो हमने फटाफट से बात कर दिया कि आप क्या करेंगे, आप यू विल मीट विद द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन है, मेरे साथ बोलो, क्वालिफाइड प्रोफेशनल कंपनीज। क्वालिफाइड प्रोफेशनल कंपनीज दो सर्विस देता है। कौन कौन सी देता है? एक देता है आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस की, कैसे फंड रेज किया जाए उसके लिए आपको सजेस्ट करेगा। दूसरी ये बताएगा आपको कंप्लायंस एडवाइस सर्विसेज। कंप्लायंस एडवाइस सर्विसेज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ में आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है यहाँ पर, जो एग्जिस्ट के रूल्स हैं, ऑलराइट। तो ये आप क्या करेंगे, साथ में अपना कंपनी का शेयर प्लान करेंगे। ये हमने पहले भी देखा, मेन बोर्ड पे भी हम जब लिस्ट करते हैं तब भी आपको याद रखेगा, आपको अपना प्लान शेयर करना पड़ता है। Alright sir, and learn how to get listed. Sponsor can make a notification for catalyst listing. Sponsor अब ये आपके लिए क्या करेगा, एप्लीकेशन प्रिपेयर करेगा लिस्टिंग के लिए। फिर क्या होगा देखिएगा, now sponsor will manage the listing application and recommend other professionals appointment. Sponsor will in preparing the listing application. Further preparation of listing application begins. Companies sponsor are encouraged to make use our pre-clearance consultation for guidance on listing process, regulatory framework and corporate governance best practices. अब यहाँ pre-clearance का मतलब ये आपको मैंने बताया कि क्या ये कंपनी भैया क्या गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कर रही है, ठीक है। ये एस्पेक्ट्स पहले चेक की जाएंगी, कौन कौन सी, लिस्टिंग प्रोसेस आएगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किया जाएगा, प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस। ऑलराइट सर, नाउ ड्यूरिंग द प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन द फुल स्पॉन्सर कैन प्रेजेंट द, सर फुल कौन होगा, जब भी आपकी कंपनी लिस्ट हो रहे जा रही है तब बोलेंगे हम उसको क्या, फुल स्पॉन्सर। लिस्ट हो जाएगी उसके बाद जो आप सर्विसेज लेंगे, स्पॉन्सर से बोलते हैं कंटेनिंग स्पॉन्सर। दोनों में डिफरेंस भी है। इवन अगर मैं आपको बताऊं फुल स्पॉन्सर आपको बनना
करना है, आपका मन है, आपकी इच्छा है, तो आप जब कंपनी बनाएंगे, कंपनी को याद रखिएगा रजिस्टर्ड कराएंगे विद द एसजीएक्स, अथॉरिटी लेनी पड़ेगी किससे, एसजीएक्स, टू एक्ट एज स्पॉन्सर। तो फुल स्पॉन्सर की फीस जो है बेटा वो 5 लाख सिंगापुर डॉलर्स है। वहीं पर जब हम बात करें कंट्री स्पॉन्सर की, वहीं उसकी फीस लगभग इसका हाफ है, 250 यूएस डॉलर सिंगापुर डॉलर्स है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। ऑलराइट, तो वो वर्क कब करेगा, कंटिन्यू डिस्क्लोज स्पॉन्सर, कंटिन्यू स्पॉन्सर वर्क करता है आपकी जब एक बार लिस्ट हो जाएगा उसके बाद वो सर्विसेज देगा। ओह माय गॉड सर, इतना भी याद करना है नहीं, ये तो ज्ञान दे रहे हैं बीच में बताने के लिए, पता होना चाहिए, मॉड्यूल ने तो कवर ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। एनीवेज नाउ तो सर ये भी काम हो गया। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, स्पॉन्सर के साथ में अपना प्लान शेयर किया, फिर उसने लिस्टिंग एप्लीकेशन प्रिपेयर किया और उसने मेरे साथ बोल लीजिएगा पहले में आपने शेयर प्लान किया है, दूसरी स्टेप पे लेंगे अपना ही प्लान। जब शेयर करने के बाद में आपको जो स्पॉन्सर है वो लिस्टिंग एप्लीकेशन प्रिपेयर करेगा और आपको रिकमेंड करेगा कि अदर प्रोफेशनल्स की अपॉइंटमेंट। देन यहाँ पर आप जाएंगे एप्लीकेशन के लिए और उसकी भी प्री क्लियरेंस प्रोसेस होगा। प्री क्लियरेंस प्रोसेस के अंदर 3-4 एस्पेक्ट्स खास देखनी पड़ेंगी। क्या क्या कि पहला हमने देखेंगे लिस्टिंग प्रोसेस फॉलो करना है, दूसरा हम क्या देखेंगे, जल्दी बोलो, दूसरा हम देखेंगे क्या कि सर ये जो वहां का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो एग्जिस्ट के रूल्स हैं उनको देखा जाएगा कि उस पे वो आपकी कंपनी खरी उतर रही है नहीं उतर रही है। उसके बाद में याद रखिएगा थर्ड प्रोसेस करेंगे गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस। ऑलराइट, चलो ना अब जैसे ही आपको एक बार रिसीव मिल गया क्लियरेंस, प्री क्लियरेंस में आप जैसे फ्री हो गए, ठीक है जी, आपको फ्री कर दिया, तो अब आप क्या कहेंगे, इश्यू सबमिट द प्री एडमिशन नोटिफिकेशन टू अप्लाई फॉर लिस्टिंग। अब कंपनी क्या करती है बेटा, लॉन्च कर देती है प्रिलिमिनरी ऑफर डॉक्यूमेंट। किसके लिए रखेगी, याद रखिएगा कैटलिस्ट की वेबसाइट पे जाएगा, कैटलिस्ट का वेबसाइट पे जाएगा। जैसे यहाँ पर आप स्टॉक एक्सचेंज पे अपना क्या कर देते हैं, अपना स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी अपना लिस्ट कराती है, लिस्ट से पहले पब्लिक कमेंट के लिए अपलोड करती है, वैसे ही सेम यहाँ पर याद रखिएगा प्रिलिमिनरी जो ऑफर डॉक्यूमेंट है वो कैटलिस्ट की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। किसके लिए, पब्लिक एक्सपोजर, मतलब पब्लिक कमेंट के लिए। At least 14 calendar days after the lodgement of the preliminary offer document and thereafter other processes which are undertaken by the solely company। मतलब इसके लिस्ट हो गया, अब इसके बाद का काम है ना सिर्फ कंपनी का है। कंपनी का किसके लिए, बुक बिल्डिंग के लिए, ताकि वो क्या कर सके, कॉर्नरस्टोन प्राइजेस फाइंड आउट कर सके, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू, यहाँ पर पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी का रोल आता है, जिसकी रिकमेंडेशन आपको स्पॉन्सर पहले दे रहा था, जिसका मैंने बताया था कि इनकी आप अपॉइंटमेंट करें। यहाँ पर याद रखिएगा किसी भी तरीके से स्पॉन्सर का या कोई और प्रोफेशनल्स का यहाँ रोल नहीं होता है, याद रखिएगा, कब, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। ऑलराइट सर, तो बहुत सिंपल सा शेयर प्लान कर दिया हमने। उसके बाद में याद रखिएगा जो स्पॉन्सर है वो एप्लीकेशन प्रिपेयर करेगा और आपको रिकमेंड करेगा अदर प्रोफेशनल्स की अपॉइंटमेंट के बारे में। फिर आप अपनी प्री क्लियरेंस प्रोसेस में जाएंगे। प्री क्लियरेंस प्रोसेस में 3 स्टेप्स को कंसीडर किया जाएगा, लिस्टिंग प्रोसेस को देखा जाएगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ऑलराइट, एंड थर्ड वन इज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के बारे में। ऑलराइट, वहां से क्लियरेंस मिल जाएगा। उसके बाद में आप कहां जाएंगे, प्राइमरी ऑफर डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे पब्लिक कमेंट के लिए, कहां पर, कैटलिस्ट की वेबसाइट पर 14 कैलेंडर डेज के लिए। वहां से जैसे क्लियरेंस मिल जाएगा फिर आप कहां पहुंच जाएंगे, लिस्टिंग के लिए। नाउ once there is a clearance from the SGX pre-clearance consultation and issue submit the pre-document notification to apply for listing। all right sir, now अब यहां पर देखो, जैसे आप इस प्रोसेस को पूरा कर लेंगे, मतलब क्लियरेंस हो गया, 14 डेज के बाद अपने कैरी कर लिए चेंजेस भी अगर करने हैं। नाउ कंपनी कैन रजिस्टर द फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट ऑन कैटलॉग after the receiving the public feedback and SGX issue registration, and once the offer period closes, allocation of security will be commenced and your security will be allotted and credited to successful investors। eligibility check करने के बाद में, all right, and a welcome ceremony will be held at the SGX to commemorate the listing of the company's securities and। अब यहाँ पर देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेन बोर्ड के कंपैरिजन से हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, मेन बोर्ड पर रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं। एस्टैब्लिश कंपनी को वहां पहुंचना है तो वहां पर याद रखिएगा, वहां पर रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, रूल्स ज्यादा एज कंपेयर कैटलिस्ट। और रियलिटी देखा जाए कैटलिस्ट पे कम होने का रीजन भी ग्रोइंग कंपनीज है ना, तो इनको रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। जैसे अभी हम देखते हैं, देखो क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। Now, full sponsor will be involved in bringing a new company to list its catalyst as well as advising the company on its containing listing obligation। जब वो एडवाइस करेगा containing listing, जहाँ पर एडवाइस करेगा ना containing listing पर, उस केस में याद रखना containing sponsor का रोल आ जाता है। And overseeing its compliances with these obligations।
क्वांटिटेटिव की बात करें तो बोला यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, जो हमने ऑलरेडी याद देखिए मेन बोर्ड के रूल्स में डिस्कस किया था। बट कहता है अगर एमओजी कंपनीज है, कौन सी, एमओजी मिनरल ऑयल एंड गैस, उन कंपनीज को ऑफ कोर्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंडिकेटेड रिसोर्सेज, यहाँ उसको उनको इंडिकेट करके बताना पड़ेगा, ठीक है, ये होना चाहिए एडवांस में। एमओजी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपको अपने एडिक्वेट रिसोर्सेज बताने पड़ेंगे, ठीक है। एडिक्वेट रिसोर्स समझते हैं ना कि आपका राइट, भाई आपको कहाँ अपने मिनरल एरिया है तो आपका उस पर्टिकुलर एरिया पर राइट है नहीं, आप बोल रहे हैं ऑयल एंड गैस का है, तो रिसोर्सेज एक्चुअली आपको बताने पड़ेंगे, आपका प्लान बताना पड़ेगा एडवांस में, ठीक है। और आपको ये बताना पड़ेगा किस एरिया से, मतलब आपको जोग्राफिकली अगर जहां आपको राइट मिला हुआ है, जिस कंट्री में आपको राइट मिला हुआ है किसी चीज के लिए, ऑयल एंड गैस एंड नेचुरल के लिए, मिनरल के लिए, जिसमें भी वो राइट आपको बताना पड़ेगा। और आपके पास कम से कम 18 मंथ्स का सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल चाहिए, सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल 18 मंथ्स फ्रॉम लिस्टिंग। तो आप ऐसा नहीं है लिस्टिंग होने के बाद से आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है। याद देखिएगा क्यों ऐसा कह रहे हैं, कंपनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, चाहे वो यहाँ पर हो एस्टैब्लिश कंपनी, केसेस में हमने बात किया था मेन बोर्ड पर भी, तब भी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। तो कंपनी जो कंपनी कौन सी है, मिनरल ऑयल एंड गैस, मैंने आपको पहले भी बता दिया 27 सितंबर 2013 को, याद देखिए एसजीएक्स ने एमओजी के लिए अमेंडमेंट रूल्स डाले थे और उन रूल में ये बात ऐड किया गया था कि 18 मंथ्स का इनके पास में क्या होना चाहिए, सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग। अब एग्जाम में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपसे एडिशनल रिक्वायरमेंट कैटलिस्ट के ऊपर पूछ सकता है, तो यहां पर बड़े ध्यान से और मजे से सीखेंगे। कहता है ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आइएगा, रिव्यू ऑफ लिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, स्पॉन्सर एंड एग्जिक्स, जी हाँ जी, कहां पर होंगे, स्पॉन्सर एंड एग्जिक्स के। शेयरहोल्डर स्प्रेड की बात करें, यहां पर ज्यादा नहीं है कंपेयर टू, अगर हम बात करें वहां हम बात कर रहे थे सर अगर 300 मिलियन सिंगापुर डॉलर से ज्यादा का है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में बात करते हैं तो कम से कम 25% पब्लिक के हाथ में होना चाहिए। यहां बोलता है 15% ऑफ पोस्ट इन्वेस्टेशन शेयर कैपिटल इन द पब्लिक हैंड्स विद मिनिमम 200 शेयर होल्डर। मतलब मान लीजिएगा आफ्टर इशू 100 रुपया, ऐसा होता नहीं है, मैं एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं इजी करने के लिए ना, 100 है पोस्ट इन्विटेशन, ठीक है। अब हम इसमें से 15%, मतलब 15 हम तो कहां देंगे, पब्लिक में, लेकिन पब्लिक में सिर्फ 15% होना ही सफिशिएंट नहीं है, साथ ही साथ वो कहता है रिक्वायरमेंट आपको 200 शेयर होल्डर्स भी होना चाहिए। नहीं तो सोच के देखना, अगर 200 शेयर होल्डर नहीं होगा तो ट्रेडिंग यहां कैसे चलेगा रे, तो कहता है कम से कम आपको कितना रखना है। और याद रखिएगा जिस स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग नहीं, वहां स्टॉक एक्सचेंज का बैंड बच जाता है। ऑलराइट, सो पहला कंडीशन क्लियर एकदम, पोस्ट इन्विटेशन के अंदर 15% जो होगी होल्डिंग वो किसके पास रहेगा, पब्लिक के पास में, एंड 200 होना चाहिए कम से कम आपका शेयर होल्डर। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अगर आपका फॉरेन कंपनी तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको कहां से होगा, वो रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर होगा। ऑलराइट सर, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर फॉरेन कंपनी अगर बात करेंगे, और ऑफ कोर्स फॉरेन कंपनी मतलब हम अगर वहां अप्लाई करेंगे दैट इज फॉरेन कंपनी ट्रीट किया जाएगी। ऑलराइट, नाउ एट द टाइम ऑफ आईपीओ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए, ध्यान से देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ आईपीओ इफ प्रमोटर एज ए ग्रुप होल्ड मोर देन 50%, अगर 50% से ज्यादा, ध्यान सुनना, प्रमोटर एज, याद रखिएगा, प्रमोटर एज ग्रुप, अगर उनका होल्डिंग 50% से, याद रखिए 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, ठीक है, 50% से ज्यादा, कब, एट द टाइम ऑफ आईपीओ उनके पास में था, ठीक है। दे मे सेल बट रिस्ट्रेन एटलीस्ट 50%, मतलब 50% से मान लीजिएगा हम बोले ज्यादा 60% है, तो 10% तो वो सेल कर सकते हैं, 10% अपना वो सेल कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्लियर एकदम सर, कितना है प्रमोटर के पास एट द टाइम ऑफ आईपीओ, अगर उनके पास होल्डिंग 50% से ज्यादा की है तो कर सकते हैं। अगर इन सिंपल वर्ड बोलूं तो 50% तो मेंटेन करना पड़ेगा। राइट सर, एंड इफ दे होल्ड लेस देन 50 तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। 50% of the post invitation share capital at IPO, they may not sell at the time of shares of the IPO. They may not sell any shares at the time of IPO। बोलो सर ये तो गड़बड़ हो गया ना, फिर क्या फायदा हुआ। 6 महीने का एक तरीके का लॉक इन लगाएंगे, यहाँ जो मॉरेटोरियम कह रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं, लॉक इन। ऑलराइट, after IPO promoter cannot sell any their shareholding for 6 months and they may sell up to 50%
of their shareholding thereafter for next 6 months. अब ध्यान सुनना, आफ्टर आईपीओ बोला promoters cannot sell any of their shareholding, मतलब 50% से ज्यादा तब भी नहीं कर सकता, नहीं 6 महीने तक नहीं कर सकते हो, मतलब एट द टाइम ऑफ आईपीओ, अगर आईपीओ के टाइम पर वो चाहे ना तो वो अपना शेयर होल्डिंग सेल कर सकता है, कब? एट द टाइम ऑफ आईपीओ। सर 60% है उसके पास में, 60% है, ध्यान सुनना, आईपीओ पर सर उसने सेल नहीं किया, 60% था आईपीओ पर उसने सेल नहीं किया, सर आईपीओ के बाद अब कर दे, नहीं अब रुकना पड़ेगा 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद में कर देगा, लेकिन उसे 50% फिर रखना ही पड़ेगा, फिर सर फर्दर 6 महीना वेट करो, फिर आगे सेल करना है तो देखो आगे, देखो ध्यान से देखना, आफ्टर आईपीओ प्रमोटर कैन नॉट सेल एनी ऑफ देयर शेयर होल्डिंग फॉर 6 months एंड दे मे सेल अप टू 50% ऑफ देयर शेयर होल्डिंग देयर आफ्टर फॉर द नेक्स्ट 6 months, ऑलराइट, बट 50% तक दे में सेल अप टू 50%, मतलब अगर ये आईपीओ पे नहीं किया ना कोई बात नहीं, 60% था आईपीओ पे नहीं किया, तो अब अगला याद रखिएगा, अब वेट करना पड़ेगा 6 महीने तक के लिए, 6 महीने के बाद अगर करते हो तो बेटा याद रखना आप सिर्फ 10% कर सकते हो, 50 फिर भी रखना पड़ेगा, क्लियर ना? प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हु, अब पता लगा कि हमारा इन्वेस्टर लोग जो कि आईपीओ आने से पहले वाला इन्वेस्टर लोग भी था, अब उन्होंने अगर होल्ड किया हुआ तो अगर वो कहता है एक्वायर्ड शेयर्स विद इन 12 months पीरियड प्रायर टू आईपीओ, मतलब 12 महीना पहले, आईपीओ आने से 12 महीने पहले से उन्होंने खरीदा हुआ था, द प्रॉफिट पोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग इज सब्जेक्ट टू द मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ 12 months आफ्टर आईपीओ। अब बोला सर क्या प्रॉफिट पोर्शन उनका क्या कर दिया जाएगा? सर प्रॉफिट पोर्शन उनका क्या कर दिया जाएगा, बोल रहा है ये प्रॉफिट पोर्शन उनका मॉरेटोरियम में रख दिया जाएगा, मतलब लॉक इन की तरह, मतलब आईपीओ आया, ऐसा शेयर होल्डर लोग, इन्वेस्टर्स लोग, जिन इन्वेस्टर्स ने पहले से आईपीओ आने से 12 महीने पहले खरीदा हुआ है, तो अब आने के बाद में 12 महीने के लिए मॉरेटोरियम में चला जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा एक तरीके से। कौन सा प्रॉफिट पोर्शन, ये प्रॉफिट पोर्शन कहां से आएगा समझना, देखिएगा, उस इन्वेस्टर ए ने 100 रुपीज पे किए थे, हम एग्जांपल ले लेते हैं फॉर 10 सिक्योरिटीज, तो यहाँ पे उसने पहले आईपीओ आने से 12 महीने पहले 1000 रुपए में खरीदे थे, आईपीओ आ गया, ठीक है, आज आईपीओ का मान लीजिएगा हम एग्जांपल लेते हैं, जो प्राइस है वो 150 पर था, 150 और नंबर ऑफ उसका पास शेयर है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1500, ठीक है, डिफरेंस कितना आया उसका 500, जो 500 है उसका वो क्या हो गया प्रॉफिट। अब यहां पर याद रखिएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे उन परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो जो यहां पर परसेंटेज जो कैलकुलेट करेंगे वो नंबर ऑफ सिक्योरिटी जो परसेंटेज में आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर डिफरेंसेस अगर निकालेंगे, वो डिफरेंस जो है वो उसका प्रॉफिट पोर्शन ट्रीट हो रहा है, ठीक है, अब वो प्रॉफिट पोर्शन को 12 महीने के लिए लॉक किया जाएगा, सिंपल सा है, तो क्या करना है, प्रॉफिट portion is calculated by multiplying the percentage difference between the IPO price कितना था, plus price paid by the investor for the shares by the number of shares held, कितना उसके पास, जैसे हमने डिस्कस किया था कितना शेयर उसके पास 10 था, ठीक है, क्लियर एकदम, प्राइस डिफरेंसेस हुआ वही तो प्रॉफिट बनेगा भाई, तो वही का परसेंटेज को तो हम बोल रहे हैं, क्लियर एकदम, ठीक है सर। Promoter of an mineral oil and gas company are not sell any of their shareholding for 12 months after IPO and they may sell up to 50% of the shareholding after the next 6 months. लेकिन बोल रहा है क्या, बोला आप क्या कर सकते हो, देखो दो आप क्या नहीं करोगे, प्रमोटर जो कि मिनरल ऑयल एंड गैस के हैं वो तो नहीं करेंगे, अपना शेयर होल्डिंग सेल नहीं करेंगे, बट कहता है हाँ दे में सेल अप टू 50% ऑफ देयर शेयर होल्डिंग फॉर नेक्स्ट 6 months, उसके बाद में निकल गया ना, उसके बाद में अपना 50% तक, मतलब 50% तो मेंटेन रखना ही है, सर 50% से कम है तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑलराइट, एंड आपको बता दूं इन्हें मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट्स, कंटिन्यूअस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। नाउ आईपी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं फटाफट सही का। ऑफर डॉक्यूमेंट इंक्लूड द वर्किंग कैपिटल सफिशिएंसी स्टेटमेंट फॉर 12 months पीरियड और 18 months फॉर एमओजी कंपनीज। अभी हमने डिस्कस किया था, इन कंपनीज को याद रखिएगा अपना देना पड़ेगा क्या कि 12 महीने के लिए इनके पास में वर्किंग सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। अच्छा, वहीं एमओजी की बात करें तो कितना बोलेगा 18 months का, ठीक है, फ्रॉम द इशूअर डायरेक्टर्स एंड द स्पॉन्सर्स, ठीक है जी। ऑलराइट, नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो बोला सिंगापुर का खुद का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स प्लस यूएस गैप,
ये हम पहले भी वाले में डिस्कस किए। डोमिसाइल की बात करें, इट इज नॉट नेसेसरी कि डोमिसाइल लेना पड़ेगा, ईश्वर का मर्जी है, डोमिसाइल लेना चाहे तो ले सकता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बोला हुआ है। और ये भी कह दिया कि बिजनेस ऑपरेशन कैरी करना सिंगापुर में मैंडेटरी नहीं है, मतलब आप ये नहीं है कि आप जो कंपनी है वो लिस्ट होने आई है तो उसको बिजनेस ऑपरेशन भी सिंगापुर में कैरी करना पड़ेगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। बिजनेस ऑपरेशन, नो रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन इन सिंगापुर, ऐसा नहीं है कि कंपनी को आके कहाँ करना है बिजनेस के, भैया सिंगापुर में बिजनेस करोगे, बिजनेस एक्टिविटी कैरी करोगे तभी तुमको लिस्ट अलाउ करेंगे, लिस्टिंग ऐसा नहीं है, वो जरूरी नहीं है वहाँ पे। ऑलराइट सर, नाउ कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन की बात करें, रूल्स रिलेटिंग टू डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन है, पीरियोडिक रिपोर्टिंग्स हैं, एडिशनल शेयर्स, सेम आपने एलओडीआर में नहीं पढ़ते हो एस्पेक्ट्स, देखो ध्यान से, कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस हैं, इंटरेस्टेड पर्संस ट्रांजैक्शंस हैं एंड फ्री फ्लोट यहाँ पर अप्लाई होगा। सर फ्री फ्लोट क्या है ये आई होप जानते होंगे, समझना ध्यान से, ध्यान सुनना। एक मान लीजिएगा कंपनी है हमारी एबीसी कंपनी ने ना 100 सिक्योरिटीज इशू की हुई हैं, 100 सिक्योरिटीज इशू की हुई हैं जो भी हम पढ़ रहे थे ऊपर, ठीक है, 100 शेयर्स हैं, इसमें से मान लीजिएगा 30 शेयर्स जो हैं, 30 शेयर्स को बोला हुआ है ये प्रमोटर के पास है, मान लीजिएगा प्रमोटर हैं ये, जो अभी हमने बोलता आईपीओ से पहले वाला इन्वेस्टर लोग हैं उनके पास है, ठीक है। अब ये जो है ना ये चली गई किसके अंदर, लॉक इन के अंदर, और अभी कितना बचा 70, 100 में से 30 जो है मान लीजिए प्रमोटर के पास है जो कि लॉक इन है, मॉरेटोरियम पीरियड के अंदर है। अब बची कितनी 70, तो 70 जो है ना ये क्या हो गई, फ्री फ्लोट। ऑलराइट, ये फ्री फ्लोट मतलब इनमें ट्रेडिंग हो सकता है, और ये जो ये है रीजन को बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा नहीं है कि प्रमोटर कभी सेल ही नहीं कर सकता, आपने देखा होगा 6 महीने बाद 12 महीने बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है, 50% से मेंटेन तो रखना है पर उससे ज्यादा वो सेल कर सकता है। तो दो पोर्शन आ गए यहाँ पे, एक आ गया फ्री फ्लोट का मतलब यहाँ पर यह है जो यहाँ पर पब्लिक ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, और जो उसी का जो टोटल आपकी सिक्योरिटी आपने इश्यू की थी उसी का ही पार्ट जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो कि मॉरेटोरियम में, उसे हम बोल रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड। तो जो अवेलेबल होंगी उसे बोलेंगे फ्री फ्लोट, तो बोला जी हाँ फ्री फ्लोट यहाँ पर अप्लाई होगा। एडिशनल रिक्वायरमेंट टू रिटेन स्पॉन्सर एट ऑल टाइम विल अप्लाई टू द कैटलिस्ट कंपनी, जी हाँ कंटेनर लिस्टिंग के लिए आपको देखिएगा आपको कंटेनर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन पूरे करने होंगे, उसके लिए आपको क्या करना है रे, you need to appoint sponsor all time, you have to maintain you know what a contract with the containing sponsor। तो इसी यहीं के बाद में जब आपकी कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद में ना कंटेनिंग स्पॉन्सर का रोल शुरू होता है। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट, डिटेल में अगर हम जब जाएं इसके, बट यू नो व्हाट कुछ लेक्चर की भी लिमिटेशंस हैं, दैट्स व्हाई यू नो व्हाट पूरा डिटेल में हम लोग जा नहीं सकते इतना, बट फिर भी देखो अब ध्यान से देखना, ये हम आपको बता रहे करते स्पॉन्सर्स के बारे में, ठीक है। कंटेनिंग स्पॉन्सर्स अलग अलग हैं, ये तुमको बता रहे थे कंटेनिंग स्पॉन्सर्स हैं। ये कब आएगा कंटेनिंग स्पॉन्सर, जब आपकी कंपनी लिस्ट हो गया है, इसलिए ध्यान देखो फुल स्पॉन्सर बोल रहे हैं जब आपकी कंपनी को लिस्ट होने जा रहा है, और जब हम बोलेंगे क्या कंटेनिंग स्पॉन्सर, सर्विसेज का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। चलिए आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर डाउट है, अपना कोई भी किसी टॉपिक पर टेक्निकली डाउट है, व्हाट्सएप NRK9 का व्हाट्सएप पे पूछेगा, डेफिनेटली आंसर करेंगे, ठीक है। वहां जैसे आप पूछते आए अब तक वहीं पूछेगा, आराम से पूछेगा। चाहे किसी को लगता है कि कंफर्टेबल नहीं है कमेंट बॉक्स में, याद रखिए कमेंट बॉक्स के अंदर बताने में, तो वो कमेंट बॉक्स में ना पूछे, चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछे, आपकी कंप्लीटली आपको फ्रीडम है। ऑलराइट, अच्छे से पूछिए, अच्छे से सीखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।